Hello everyone, so today it is 19th February and 2024. We are going to solve some PYQs of magnetism and matter chapter of क्लास 12th फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। काफ़ी छोटा चैप्टर है, वैसे इतना मुश्किल नहीं है इसका। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको पहले बता देती हूँ। अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें इसके बारे में हम यहीं पे कर लेंगे। मेरे हिसाब से काफ़ी कम जो है इसके PYQs है यहाँ पे हमारे पास। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बार मैग्नेट जो है एज अ मैग्नेटिक डाइपोल काम करता है। देखो दो डायरेक्शन होती है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है, ये मास m, ये m, बीच का डिस्टेंस 12 होता है इनके बीच का। ठीक है, नॉर्थ पोल हमेशा पॉजिटिव होता है, साउथ नेगेटिव वाला होता है। एम की बात करूँ, एम यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट करता है? पोल स्ट्रेंथ को। आपके क्वेश्चन वगैरह में भी आएगा कहीं पे। और इसको एम्पियर में मेजर करते हैं हम हमेशा, एम में। ठीक है, 12 यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक लेंथ होती है। 12 जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये होता है मैग्नेटिक लेंथ, जो अप्रोक्सीमेट 0.84 GL यानी कि ज्योमेट्रिक लेंथ जिसको हम बोलते हैं, इसकी अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसका काफी बार यूज होगा, इसका फॉर्मूला होता है m = 2l। ये इसका फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। किसका फॉर्मूला है ये? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट, सिंपल ये भी हो सकता है। m यहाँ पे कैपिटल M जो होता है ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला अलग से होता है, m = I × A यानी करंट इंटू एरिया। ये भी इसका फॉर्मूला होता है और इसका जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी? एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास हो गया एम्पियर मीटर स्क्वेयर। सो इसकी डायरेक्शन की अगर बात करी जाए, ये m स्मॉल m और 2l तो मैंने बता ही दिया था। स्मॉल m क्या है? पोल स्ट्रेंथ है और ये 2l क्या है? मैग्नेटिक लेंथ है। डायरेक्शन की बात करी जाए, हमेशा याद रखोगे साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन होती है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन हमेशा इसकी होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ये क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस या कर्व्स इसे हम बोल सकते हैं, ड्रोन इन स्पेस अलोंग विच, जिसके अलोंग एक फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव, वो मूव करेगा। इफ अलाउड टू डू सो, अगर उसको अलाउ किया जाए, इफ अलाउड टू डू सो। यानी कि देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल ये हमेशा क्लोज लूप बनाते हो। वैसे साउथ टू नॉर्थ ये हमेशा मूव करते रहेगा, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ही जाएगा, ऐसे क्लोज लूप बनाएगा। बेसिकली क्लोज्ड लूप की फॉर्मेशन ये करता है। उसके बाद आउटसाइड, अगर बाहर की तरफ बात करें, देखो बाहर से तो कैसा दिखेगा कि जैसे ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, राइट। आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड अगर बात करी जाए, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये आएगा इनसाइड। इनसाइड अगर देखा जाए तो नॉर्थ टू साउथ लग रहा है, आउटसाइड देखा जाए तो क्या आएगा? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, इनसाइड हमारे पास क्या है? नॉर्थ टू साउथ, और आउटसाइड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये हमारे पास आएगा। दूसरा इसका प्रॉपर्टी पहले तो मैंने बता दी। दूसरी हमारे पास होती है, मान लो ये है एक मैग्नेटिक फील्ड का पाथ, तो टेंजेंट जो है किसी भी पॉइंट पे फील्ड लाइन के गिव्स द डायरेक्शन हो, ये हमेशा जो है, जैसे ये मैंने टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया तो ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। जैसे यहाँ पे है, मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की इधर डायरेक्शन देता है। तो किसी भी पॉइंट पे जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इन अ रीजन ऑफ, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो फील्ड लाइंस होती हैं, द फील्ड लाइंस आर क्लोजर, फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? क्लोजर होती हैं। एंड इन रीजन, और वीक फील्ड के रीजन में होती हैं। एंड इन वीक फील्ड में क्या होगा? वीक फील्ड में जो लाइंस हैं वो काफी दूर दूर होंगे। लाइंस आर फार अपार्ट। यानी कि अब मैं, अभी शायद ये स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आई हो, अब मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, समझ आ जाएगा। जैसे कि
ये एक्स है, ये वाई रीजन है। तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो ये ऐसे कंजस्टेड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसका जो रीजन होगा, ये जो रीजन होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रोंगर होंगे एज कंपेयर टू वाई। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इस वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी पॉसिबल नहीं है लाइन एक टेंजेंट पे, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ जो है इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। अगर इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब तो दो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है और ना ही पॉसिबल है। आगे बात करेंगे। हाँ, इसके जो फॉर्मूले वगैरह होंगे तो क्वेश्चन में हम साथ के साथ करते ही रहेंगे। इसका जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है ये बता देती हूँ। सिंपल फॉर्मूले याद रखो, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। टॉर्क मैक्सिमम कहाँ लिखा नहीं गया क्या? अच्छा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और टॉर्क मैक्सिमम इज इक्वल टू एम बी कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। और मिनिमम कब होगा? जब थीटा कितना हो? 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री हो। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी बार मैग्नेटिक का फॉर्मूला क्या होगा? यू इज इक्वल टू माइनस एम बी, यानी कि ये जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं ना चीजें, इससे बिल्कुल रिलेटेड चैप्टर है। माइनस वी एम बी कोस थीटा। अगर आप दोनों चैप्टर को साथ के साथ रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको जो है ज्यादा क्लैरिटी के साथ चीजें समझ आने लगेंगी। अब मुझे लगता है कि हम अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें बेसिक इतना ही बताने वाला था। बाकी जैसे भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत साथ में समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं ताकि यहीं पे वापस आके क्वेश्चन भी सोल्व कर पाए फिर हम। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग फिगर शो द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट। ये जो चार फिगर हैं ये बार मैग्नेट के अरेंजमेंट को यहाँ पे शो कर रहे हैं। ईच मैग्नेट है, हर एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है? एम है। विच कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के पास हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, यहाँ पे वो पूछा गया है। ये हमारे पास 90 में आ गया। ये एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पैरेलल है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है। करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड है, यानी कि सी वाला होगा। देखो जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है 2m cos थीटा अपॉन 2। एस जो वैल्यू है कोस थीटा अपॉन 2 की, वो मैक्सिमम है किसके केस में? आप इसको जब सोल्व करोगे कोस 30 अपॉन 2 में और कोस 60 को और तो आपको और कोस 90 को, तो आप रिलेट कर पाओगे कोस 30 अपॉन 2 की वैल्यू जो है इसमें ज्यादा आई है, तो नेट डायपोल मोमेंट भी जो है मैक्सिमम होगा कोस 30 के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट जिसकी लेंथ कितनी जिसकी लेंथ है एल और जो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो है एम, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ एक आर्क की फॉर्म में बेंट कर, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तो न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा ये पूछा गया है। देखो ये हमारे पास हो गई लैम्डा, यानी लेंथ। बेसिकली यहाँ पे हम इसको लैम्डा लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मिड में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसको, ये हो गया एक साइड पे आर साइन 30 डिग्री और ये दूसरी साइड पे आर साइन 30 डिग्री, ठीक है। दोनों साइड पे हो गया, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया होगा, राइट। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला एम इज इक्वल टू एम इंटू एल और एम डैश इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम इंटू आर, ये भी लिख सकते हैं। तो फिगर से हमें क्या समझ आ रहा है कि जो लेंथ है इज इक्वल टू पाई आर अपॉन 3 या फिर आर इज इक्वल टू 3l अपॉन पाई, ये हमारे पास है यहाँ पे। सो एम डैश इज इक्वल टू एम इंटू आर, यानी आर के प्लेस पे 3l अपॉन पाई हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 पाई अपॉन एम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, एक बार मैग्नेट जो है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है इस प्लेस एट राइट एंगल पे वो रखा गया है मैग्नेटिक इंडक्शन B के, ठीक है, बिल्कुल राइट एंगल पे है। अगर एक फोर्स F इज एक्सपीरियंस, मतलब कि मैग्नेट के दोनों पोल के द्वारा एक फोर्स F एक्सपीरियंस की जा रही है, तो लेंथ बतानी है मैग्नेट की कितनी होगी, लेंथ बताना है कितनी होगी मैग्नेट की। बहुत ईजी क्वेश्चन है, टॉर्क का फॉर्मूला पूछा गया सिंपली, एफ एल इज इक्वल टू एम बी
ठीक है, ये होता है हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ इज इक्वल टू एम इंटू बी। तो एल को बाहर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा एम बी अपॉन एफ, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल जो कि पैरेलली सस्पेंड की गई है मैग्नेटिक फील्ड से, रिक्वायर √3 जूल का उसको वर्क की रिक्वायरमेंट है कि वो 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल, तो कितनी टॉर्क जो है नीडेड होगी उस नीडल को मेंटेन रखने के लिए इन दिस पोजीशन विल बी, इस पोजीशन पे कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ पे हम इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, यानी कि इज इक्वल टू एम बी फाइनल कोस 0 माइनस इनिशियल कोस 60 डिग्री, यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया एम बी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है √3 जूल रिक्वायर्ड, राइट। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी टॉर्क के कंटेक्स्ट में बात करें तो एम इंटू बी, ये मैंने बताया था, यानी कि फॉर्मूला इसका क्या होगा वेक्टर की फॉर्म में एम बी साइन 60 डिग्री दे रखा है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम बी √3/2, ये हमारे पास आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम इक्वेट करेंगे क्या आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू 2√3 इंटू √3/2, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 से 2 गया, ये इससे गया, यानी कि √3 इंटू √3 सिंपल 3 होता है, यानी कि 3 जूल जो है यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। सो हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की। एक शॉर्ट बार मैग्नेट जो है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल टेस्ला है, वो उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कितने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.16 टेस्ला वाली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। तो जो मैग्नेट है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जब पोटेंशियल की एनर्जी कितनी होगी, यानी कि मैग्नेटिक जो मैग्नेट जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा जब उसका पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया कितना हो, कितनी होनी चाहिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए U इज इक्वल टू माइनस एम बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो U हमें दे रखा है कितना 0.4 माइनस 0.4 इंटू बी हमें दे रखा 0.16, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना इजी था माइनस 0.064 जूल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है इसका। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 2 × 10⁴ जूल टेस्ला इज फ्री टू रोटेट, वो एक हॉरिजेंटल प्लेन में जो है रोटेट करने के लिए फ्री है। हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू कितनी है 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, जो कि स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है। वर्क डन इन टेकिंग द, कितना वर्क डन रिक्वायर्ड होगा कि उस मैग्नेट को स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू अ डायरेक्शन, मतलब कि उसको 60 डिग्री के डायरेक्शन में स्लोली लेके जाने के लिए कितने वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी। कई बार ये वर्क डन वाला हम कर चुके हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, कोस थीटा 1 में क्या है कोस 0 डिग्री माइनस थीटा 2 कोस 60 डिग्री, यानी कि एम बी 1 माइनस 1/2, यहाँ पे सारी वैल्यूज आपके पास हैं, आपको पता है 6 जूल सब कुछ हमें दे रखा है, तो आंसर आ गया इसका हमारे पास 6 जूल। नेक्स्ट एक सोयल इन द सैंपल ऑफ एन, एक सोयल कह रही हूँ सॉरी, कोयल, कोयल जो है इन द शेप ऑफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में जिसकी साइड एल है, सस्पेंडेड बिटवीन द पोल पीसेज, जो पोल के पीसेज उनके बीच में इसको सस्पेंड कर दिया परमानेंट मैग्नेट के, सच दैट की जो मैग्नेटिक फील्ड है इज इन द प्लेन ऑफ, वो कोयल के प्लेन में है। इट इज ड्यू टू अ करंट आई, ये करंट आई के कारण ट्रायंगल में ऐसा हुआ है। टॉर्क टी जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है द साइड एल ऑफ द ट्रायंगल इज, तो यहाँ पे साइड एल पूछी गई है ट्रायंगल की, कितनी कैसे क्या होगी, स्पेस बना के इसको सोल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंदी होगा ये, वरना यहाँ पे थोड़ा वो घिचमिच हो जाएगी, समझ नहीं आएगा। ये क्या है ए बी सी, ये डी, ये λ/2, λ/2, ये हमारे पास है लैम्डा, और ये मतलब बेसिकली लेंथ को यहाँ पे लैम्डा कह के डिपिक्ट किया जा रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है एम बी साइन
थीटा, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू एम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, करंट इनटू एरिया, ये ए, सो आई ए बी साइन 90 डिग्री, ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए को हम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन आई बी, ऑल्सो ए इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस हमारे पास बी सी, हाइट कितनी है ए डी, राइट, सो बट लेकिन हाफ बी सी इंटू ए डी इज इक्वल टू हाफ बी सी में लेंथ एल और ए डी एल स्क्वेयर माइनस एल अपॉन 2 का होल स्क्वेयर, ये हमारे पास आएगा, इज इक्वल टू √3/4 एल स्क्वेयर, यानी कि √3/4 एल का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन बी आई, एल क्या आ जाएगी हमारे पास 2, टॉर्क अपॉन √3 बी आई। हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये ट्रायंगल से रिलेटेड, बट एक आध क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं, तो 7th का बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है करंट आई इज फ्लोइंग इन अ कोयल, एक करंट आई जो है एक कोयल में फ्लो कर रहा है जिसका एरिया ए है और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं एन, तो मैग्नेटिक मोमेंट कोयल का कितना होगा एम, सिंपल फॉर्मूला पूछा गया, फॉर्मूला होता है ना ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, यहाँ पे देखो फॉर्मूला सिंपल आई ये होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया एन लगा दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि एक टर्न से लिंक्ड होता है उसका आई ये होता है सिंपल, और जो एन टर्न से लिंक्ड हो तो ये आ जाएगा आई एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर, यहाँ पे ए क्या है, एरिया होता है करंट लूप का, ये तो पता ही होगा मैंने बताया था, एरिया ऑफ करंट लूप। नेक्स्ट है एक बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m जो है एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B में रखा गया, टॉर्क एक्सर्टेड, सिंपल फिर से फॉर्मूला पूछ लिया, क्या आएगा mb, ये होता है, देखो डॉट प्रोडक्ट नहीं होता कभी, देखो माइनस का सीन है नहीं, ये तो है नहीं, अगर आपको थोड़ा भी आता तो डॉट प्रोडक्ट नहीं होता, ये अच्छे से मल्टीप्लीकेशन होती है इसकी, यहाँ पे आके, तो इसी वजह से मैं कह रही थी कि जो भी हमारे पास ये चैप्टर इसके फॉर्मूले आप अच्छे से बिल्कुल याद रखना, डेरिवेशन बेस्ड है, लास्ट के रिजल्ट्स को अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि इनमें फिर लास्ट में कंफ्यूजन हो ही जाती है। तो हम जानते हैं कि जो बार मैग्नेट है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है थीटा एंगल के साथ, तो टॉर्क जो उसके ऊपर बार मैग्नेट के ऊपर एक्ट करेगा उसका फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, यानी कि स्केलर की फॉर्म में क्या आएगा एम वेक्टर की फॉर्म में एम इंटू बी, ये आ जाएगा। वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मोमेंट एम बाय एन एंगल ऑफ 90, मतलब कितना वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी कि एक मैग्नेट को जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है उसको 90 डिग्री से टर्न करने के लिए फ्रॉम द मेरिडियन इज n टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग वर्क टू टर्न इट थ्रू n, मतलब कि वो जितना 60 डिग्री में टर्न करने में लगता है ना उसका n टाइम्स ज्यादा उसको 90 डिग्री में टर्न करने के लगा, तो वैल्यू बतानी है n की, इज गिवन बाय, कैसे दे रखी होगी ये पूछा गया है यहाँ पे। देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है यानी कि m, वो क्या होता है, इज इक्वल टू एम होता है इनिशियल एंगल थ्रो विच, वो इनिशियल एंगल जिसके द्वारा मैग्नेट जो है वो θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, फाइनल एंगल थ्रो विच जो मैग्नेट है वो θ2 इज इक्वल टू 60 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है, तो वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट थ्रो 90 डिग्री वर्क, तो क्या आ जाएगा, रुको, वर्क डन इज इक्वल टू एम बी, ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल कोस 0 माइनस कोस 90 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास। सोल्व करोगे एम बी इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया एम बी, सिमिलरली W2 का भी ऐसे सोल्व कर लेना, वहाँ पे कोस 90 के प्लेस पे कोस 60 डिग्री पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा एम बी अपॉन 2, यानी कि W वर्क डन की बात करूँ फर्स्ट वाले की तो 2WT, और यहाँ पे यानी कि एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 होगी, करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट है एक आयरन रोड जिसकी ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर मीटर, एक आयरन रोड है जिसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है 599, उसको एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जिसको 1200 वाले मैग्नेटाइजिंग फील्ड में उसको सस्पेंड किया गया, परमिबिलिटी मटेरियल ऑफ द रोड की बतानी कितनी होगी, म्यू नोट की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है, देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है, ससेप्टिबिलिटी को ये काई एम इससे हम डिनोट करते हैं, ये दे रखी है 599, फॉर्मूला यूज करोगे सिंपल, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू कितना 600, सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये होता है हमारे पास इज इक्वल टू 600 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये हमारे पास आएगा, हैंस जो परमेबिलिटी होती है मटेरियल की रोड पे म्यू इज इक्वल टू कितनी होगी 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला
पर मीटर एम्पियर, ये हमारे पास आएगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, डी। 2.4 पाई, ये तो बिल्कुल नहीं था, यहाँ पे ये सेम है। फिर 5 7 4, यहाँ पे इस पावर में कंफ्यूजन होती। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट अ पॉइंट ए पे अर्थ के सरफेस के द एंगल ऑफ डिप कितना दे रखा हमें, पॉजिटिव 25 डिग्री। एट अ पॉइंट बी पे अर्थ के सरफेस पे एंगल ऑफ डिप कितना है, -25 डिग्री। वी कैन इंटरप्रेट दैट, इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, क्या किसकी वैल्यू क्या होगी। देखो ए और बी बोथ लोकेटेड नॉर्दर्न नहीं, साउदर्न नहीं, ए लोकेटेड होगा नॉर्दर्न में और बी लोकेटेड होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। क्या एक बात मैंने आपको बोली थी, कितना इजी क्वेश्चन था ये, इसमें इतना सोचने वाली बात भी नहीं थी। नॉर्थ और साउथ पोल दो बोले थे, नॉर्थ पोल मैंने बोला था पॉजिटिव होगा, साउथ नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव है तो ये ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, ये नेगेटिव है तो ये साउदर्न में होगा। दैट इज इट, कुछ सोचना ही नहीं था इस क्वेश्चन में, बस बात इतनी सी थी। और आगे तो मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता होगी नहीं। ठीक है, आप इसी लॉजिक से आप इसको याद रख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिलेशन है अमंगस्ट तीन एलिमेंट के बीच का जो रिलेशन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, नेमली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच, वर्टिकल कंपोनेंट वी और डिप जो है आर, ये क्या होगा इसके बीच का रिलेशनशिप। बी इज इक्वल टू क्या, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो फॉर्मूला हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल वाले का बी ई कोस डिप, और दूसरे का वर्टिकल का होता है बी ई साइन डिप। दैट इज इट, फॉर्मूला पूछा गया था यहाँ पे क्वेश्चन का, तो वी का हमारे पास ये रहा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट का, हॉरिजॉन्टल का ये रहा, बात खत्म। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से ज्यादातर। थिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थिन डायमैग्नेटिक रोड जो है वर्टिकली उसको रखा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो पोल्स है उनके बीच में इसको प्लेस किया गया है, डायमैग्नेटिक की रोड को, जो कि वर्टिकली। ठीक है, वेन द करंट, जब करंट जो है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो करंट है उसको हम ऑन कर दें, तो जो डायमैग्नेटिक रोड होगा इस पुस्ट अप, डायमैग्नेटिक की रोड जो है वो ऊपर की साइड जो है पुश हो जाएगी आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल, मतलब कि बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चली जाएगी। हैंस जो रोड है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर लेगी। तो वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस कम्स ऑन, जो वर्क की रिक्वायरमेंट होगी इसको करने के लिए वो आया कहाँ से है, ये पूछा गया है। देखो मैं आपको पहले बोल के बता देती हूँ, रोड जो है वो गेन करती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, जो कि एनर्जी ऑफ करंट सोर्स से आती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। द करंट सोर्स कहाँ से, ये तो देखो याद रखना है कि एनर्जी कहाँ से आती है, करंट सोर्स से। दैट इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर θ1 और θ2 अपेरेंट एंगल ऑफ डिप हैं ऑब्जर्व इन, जो कि दो वर्टिकल प्लेन्स में ऑब्जर्व किए गए हैं जो कि राइट एंगल पे हैं एक दूसरे के, तो जब द ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा, तो ट्रू एंगल बताना है, ट्रू एंगल ऑफ डिप यानी थीटा हमें बताना है, इसके लिए क्या होगा, क्या दी गई होगी। तो देखो काफी बड़ा है ये एक इक्वेशन, ही आप इसको सॉरी डेरिवेशन आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो मैं ये करके भी दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे। देखो इफ θ1 एंड θ2 आर अपेरेंट एंगल्स, यानी रियल नहीं है, अपेरेंट एंगल ऑफ डिप है, सो लेट अल्फा बी द एंगल, हम मान लेते हैं अल्फा, लेट अल्फा क्या है, बी द एंगल विच वन ऑफ द प्लेन में, जो कि एक मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनाता है, यानी कि टेंजेंट θ1 इज इक्वल टू वी अपॉन एच कोस अल्फा, ये हमारे पास होगा इसका। दैट इज हम इसको लिख सकते हैं कोस अल्फा इज इक्वल टू वी अपॉन एच टेंजेंट θ1, यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आगे अगर मैं बात करूं दूसरे वाले की, यानी टेंजेंट θ2 की, तो क्या आएगा, v अपॉन एच साइन अल्फा, दैट इज साइन अल्फा इज इक्वल टू वी अपॉन एच टेंजेंट θ2, ये आ गया सेकेंड ऑप्शन। स्क्वेयरिंग और ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, तो हमें क्या, हमारे पास क्या आएगा, कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस स्क्वेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू वी अपॉन एच का होल स्क्वेयर, यानी 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वेयर θ1 माइनस 1 अपॉन टेंजेंट स्क्वेयर θ2, ये हमारे पास आया। जब इसको सोल्व करोगे आप तो क्या आएगा, ये आ गया 1। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू वी का स्क्वेयर अपॉन एच का स्क्वेयर, ये टेंजेंट थीटा स्क्वेयर को जो हम सोल्व करेंगे आएगा कोट स्क्वेयर θ1 प्लस कोट स्क्वेयर θ2, ये आ गया।
यानी कि वी स्क्वेयर अपॉन एच स्क्वेयर इज इक्वल टू कोट स्क्वेयर थीटा वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा टू। कोट स्क्वेयर थीटा जो है, कोट स्क्वेयर थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर क्या है हमारे पास, कोट थीटा होता है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा कोट स्क्वेयर थीटा वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा टू। ये था इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी बड़ा था, थोड़ा सा काफ़ी ही बड़ा था, हाँ। तो लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसका डी आएगा। मैंने करके दिखा दिया है कैसे इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। नेक्स्ट जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इस नेगेटिव, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है किसके लिए, इनमें से कौन से के लिए जो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है वो नेगेटिव होगी, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। सिर्फ ये जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि जो एक काई होती है ये डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए नेगेटिव होती है और लो होती है, यानी कि -1 होती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बता देती हूँ, लो होती है लेकिन पॉजिटिव होती है, कम तो होती है लेकिन ये पॉजिटिव होती है उसके लिए, किसके, पैरा के लिए। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए पॉजिटिव होती है और हाई वैल्यू होती है, यानी कि 10⁻² तक इतनी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास डायमैग्नेटिक होगा। देर आर 4 लाइट वेट रोड सैंपल हैं ए बी सी और डी सेपरेटली सस्पेंडेड, जो कि अलग अलग जो है थ्रेड से सस्पेंड किए गए हैं। अब बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट जो है स्लोली हर एक सैंपल के पास लाया गया एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर नोटेड। और यहाँ पे ये 4 ऑब्जर्वेशन नोट की गई। ए जो है फेबली रिपेल्ड हुआ, बी अट्रैक्ट हुआ, सी स्ट्रोंगली अट्रैक्ट हुआ, डी अनअफेक्टेड रहा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा हमारे पास करेक्ट है, ट्रू है, ये पूछा गया है। देखो फीबली रिपेल्ड, जो रिपेल होता है यानी अट्रैक्ट नहीं होता है, मैं यहीं पे लिख के बता देती हूँ, वो होता है डायमैग्नेटिक। बी यानी कि जो फीबली अट्रैक्ट हुआ है यानी कम अट्रैक्ट हुआ है, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और जो स्ट्रोंगली अट्रैक्ट हुआ है, स्ट्रोंगली बिल्कुल, उसको बोलते हैं फेरामैग्नेटिक। और जो अनअफेक्टेड रहा है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, यानी कि मैग्नेटिक होगा, जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वो मैग्नेटिक नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा आएगा, ए डायमैग्नेटिक नहीं, बी पैरा बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट है, बाकी चारों मैंने आपको लिख के भी दिखा दिए हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं, बिकॉज सॉफ्ट आयरन है। ऐसा क्यों है, सॉफ्ट आयरन के पास ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी होती है जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं। लो रिटेंटिविटी एंड हाई कोएसिव फोर्स, हाई रिटेंट और हाई नहीं, लो रिटेंटिविटी नहीं होती, हाई रिटेंटिविटी होती है और लो कोएसिव फोर्स होती है, यानी 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं ये थोड़ा सा आपको बोल के भी बता देती हूँ। देखो सॉफ्ट आयरन जो होता है, सॉफ्ट आयरन जो है एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन है जो उसकी रिटेंटिविटी भी लो होती है और लो कोएसिव फोर्स होती है, या इसको हम बोल सकते हैं कोरिसिटिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए सुटेबल होती है। और रिटेंटिविटी क्या होती है, देखो ये एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की कि वो रिटेन या फिर रजिस्ट कर सके अपनी मैग्नेटाइजेशन को फ्रीक्वेंटली, जिसको हम एज अ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, मेजर करते हैं बेसिकली। और कोरिसिविटी क्या होता है वो भी देख लो। ये मेजर होता है एबिलिटी का एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कि वो कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है विद स्टैंड कर सकती है बिना डीमैग्नेटाइज्ड हुए, इसको बोलते हैं कोरिसिविटी। कोर्सिटिविटी, ठीक है, यानी कि 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, मैं दोबारा से बता देती हूँ, ये एक बार मैंने बीच में समझाना था इस वजह से मैंने वहां पे रोका इसको। सॉफ्ट आयरन जो है एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसकी रिटेंटिविटी लो होती है और कोएसिव फोर्स भी लो होती है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए सूटेबल होता है। उसके बाद रिटेंटिविटी रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन होता है। हाँ, जो रिटेंटिविटी होती है वो रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन होता है। दैट इज जो मैग्नेटिज्म है वो अपने मटेरियल में रहता है, इवन अगर मैग्नेटाइजिंग जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसका रिमूवल भी कर दे उसके बावजूद भी वो इसी में रहता है। मैग्नेटिक हार्ड सब्सटेंस जैसे कि स्टील जो है उसकी हाई कोर्सिविटी होती है, और मैग्नेटिक सॉफ्ट सब्सटेंस यानी कि सॉफ्ट आयरन के पास लो कोर्सिटिविटी होगी। और दोनों टर्म्स जो है मैंने आपको समझा दी है।
नेक्स्ट हमारे पास है जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है डायमैग्नेटिक एटम का इज, मैग्नेटिक मोमेंट बताना है डायमैग्नेटिक एटम का कितना होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक, तो सिंपल याद रखने वाला क्वेश्चन है, इक्वल टू जीरो। क्या है, जीरो के इक्वल होगा। देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है डायमैग्नेटिक एटम का वो हमेशा जीरो के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होगा। अगर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रोट नियर, उसको नॉर्थ या फिर साउथ पोल जो है बार मैग्नेट का उसके पास लाया जाए, इट इज, तो उसमें क्या होगा। रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल एंड अट्रैक्टेड नहीं। एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात हो रही है, दोबारा सुन लो। उसको नॉर्थ या साउथ पोल के पास लाया जाए एक बार मैग्नेट के, तो ठीक है, डायमैग्नेटिक का इफेक्ट बताना। अट्रैक्टेड बाय नॉर्थ पोल, अट्रैक्टेड नहीं, रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स, बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे इसका हमारे पास। देखो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एंड दे आर, और ये मैग्नेटाइज्ड होते हैं डायरेक्शन में जो कि अपोजिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। हैंस व्हेन दे आर ब्रोट टू, जब उसको नॉर्थ या साउथ पोल जो होता है बार मैग्नेट का उसके पास लाया जाता है, तो वो रिपेल किसके द्वारा रिपेल्ड हो जाते हैं, पोल्स के द्वारा रिपेल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है अबव विच, इसके ऊपर जाने पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, ये पूछा गया है। फेरोमैग्नेटिक, बिल्कुल ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिससे ऊपर जाते ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यूरी टेम्परेचर एक टेम्परेचर होगा वो विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल, याद रखना है। निकल शो करता है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रूम टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर जो है उसको हम बढ़ा दें, मतलब कि क्यूरी टेम्परेचर से आगे बियॉन्ड उससे आगे बढ़ा दे, तो देन इट विल शो, तो ये क्या शो करेगा, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हम करके आए हैं, ये फेरो में कन्वर्ट, वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिज्म में, फेरोमैग्नेटिज्म से ये पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक एटम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल का, मैग्नेटिक मटेरियल का और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का डिनोटेड बाय म्यू डी, म्यू पी एंड म्यू एफ रिस्पेक्टिवली, देन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो म्यू डी यानी डायमैग्नेटिक का जो, हाँ जीरो होगा, ये हमने क्वेश्चन किया भी है, लेकिन पैरा का जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका ए है। कैसे है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। देखो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है एक डायमैग्नेटिक मटेरियल का, वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि जो जितने भी उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अपोजिट स्पिन होती है, यानी कि म्यू डी इज इक्वल टू जीरो। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की अगर मैं बात करूँ, उनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, दैट इज म्यू पी नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण उसके मॉलिक्यूल में स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन। जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं बेसिकली, एंड दे हैव परमानेंट, और उनका जो डायपोल मोमेंट होता है परमानेंट होता है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ के अनुसार जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है एक सब्सटेंस की एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पे वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। क्वेश्चन समझो, क्यूरीज लॉ के अनुसार जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है एक मटेरियल एक सब्सटेंस की एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पे वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। क्यूरीज लॉ के अनुसार बस आपको याद रखना ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सिंपल टेम्परेचर की, सी ऑप्शन करेक्ट, दैट इज इट, ठीक है। एक डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, कहाँ से कहाँ तक, काफी इंपॉर्टेंट है। डाई पैरा फेरो, इन तीनों की प्रॉपर्टीज याद कर लेनी है, रट लेनी है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं, अभी तक वहीं से आ रही है सारी चीजें, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आएगा स्ट्रोंगर से वीकर पार्ट ऑफ फील्ड की तरफ जाती है, और फेरो में हमेशा स्ट्रोंगर से वीकर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये उल्टा है, याद रखोगे, डाई में क्या होगा, स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड ये मूव करता है। नेक्स्ट है कंपास नीडल, जो कि विच इज अलाउड टू, जिसको जो कि अलाउड है कि वो एक हॉरिजेंटल प्लेन में मूव कर सकती है, इस टेकन टू उसको जियो मैग्नेटिक पोल पे लाया गया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका इसके ऊपर। विल बिकम रिजिड नहीं, विल स्टे इन एनी पोजिशन, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे है, रीजन दे देती हूँ।
देखो सिंस जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है और नीडल जो है वो फ्री टू रोटेट होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ओनली सो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा कैन नॉट रोटेट द, वो नीडल को रोटेट नहीं करता हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सो जो नीडल है कैन स्टे, वो किसी भी पोजीशन में स्टे कर सकती है, ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेड नहीं है, किसी भी पोजीशन में वो स्टे कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A vibration magnetometer placed in a magnetic meridian has a smaller bar magnet। एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर जो है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा गया, उसका स्मॉल जो उसका मैग्नेटिक मेरिडियन है हैज अ स्मॉलर, उसके पास क्या है, एक बहुत छोटा बार मैग्नेट है। मैग्नेट जो है वो एग्जीक्यूट करता है ओसिलेशन विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड के टाइम पीरियड के साथ जो मैग्नेट है वो एग्जीक्यूट कर रहा है ओसिलेशन को अर्थ के हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड में। कितने 24 माइक्रो टेस्ला वाली में। जब एक हॉरिजेंटल फील्ड 18 माइक्रो टेस्ला वाली इज प्रोड्यूस्ड अर्थ के फील्ड के अपोजिट प्रोड्यूस होगी बाय प्लेसिंग अ करंट कैरिंग वायर। जब एक करंट कैरिंग वायर को हम उसके अंदर प्लेस कर देंगे तो न्यू टाइम पीरियड मैग्नेट का कितना होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है। इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे हम यहाँ पे। देखो टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेशन, किसका टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का कितना है, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√b, यानी इट गिव्स T1/T2 इज इक्वल टू √B2/B1। ये हमारे पास फॉर्मूला। सो T2 इज इक्वल टू T1 √B1/B2, ये हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 2। B1 हमारे पास कितना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पहले वाला 24 × 10⁻⁻6 अपॉन टाइम 1 हमारे पास 2 सेकंड दे रखा है, अपॉन में B2 6 × 10⁻⁻6। इसको सोल्व करेंगे 6 4 जा, राइट। सो 6 हाँ 6 4 जा 24, यानी कि हमारे पास आ गया 4 सेकंड बेसिकली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑब्वियसली आ गया, बिल्कुल छोटा था, एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था जिससे आपको ये रिलेशन जो है टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ये पता होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, डी ऑप्शन, यानी कि 4 सेकंड इज द करेक्ट वन। 28th क्वेश्चन की बात करेंगे। दो मैग्नेट्स जो है मैग्नेटिक मोमेंट m और 2m के आर प्लेस्ड इन एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में, जो पीछे हमने क्वेश्चन किया उसके जैसा ही है, इसमें प्लेस्ड है विद आइडेंटिकल पोल्स इन द, जो इनके आइडेंटिकल पोल्स हैं दोनों के, यानी जैसे साउथ साउथ हो गया, नॉर्थ नॉर्थ हो गया, सेम डायरेक्शन में प्लेस्ड है। तो जो टाइम पीरियड होगा वाइब्रेशन का वो कितना है, T1। अगर मैग्नेट जो है उसको हम अपोजिट पोल पे एक साथ रख दें एंड वाइब्रेट विदाउट, और उसको टाइम पीरियड T2 के साथ वाइब्रेट कराएं, देन तब उस कंडीशन में क्या होगा ये पूछा गया है। स्पेस बना के सोल्व करेंगे। देखो वैसे टाइम पीरियड 1 इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा I1/I2 m + 2m × h, ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे आएगा, फॉर्मूला है इसका। सो 2 पाई/I1 और प्लस I2 कितना हो गया, I/3m, 2m + m कितना 3mh, ये आ गया। T2 की अगर मैं बात करूँ टाइम 2 की इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई I1 + I2 अपॉन यहाँ पे माइनस होगा 2m - m × h। सो ये 2 पाई √I अपॉन ये 2m में से ये 3mh हो गया था, ये कितना हो जाएगा हमारे पास mh हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली जो टाइम 2 है वो ग्रेटर देन है टाइम 1 के। आप देख पा रहे हो टाइम 2 जो है वो टाइम 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो करेक्ट ऑप्शन तो हमें मिल ही गया, यानी कि सी ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका करेक्ट है। 29th क्वेश्चन। फॉर प्रोटेक्टिंग, एक सेंसिटिव इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक आर्क से ईस्ट शुड बी, तो क्या होना चाहिए उसमें, रैप्ड विद इंसुलेशन एंड अराउंड इट व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट, नहीं, प्लेस्ड इनसाइड एंड, बिल्कुल ठीक है, उसको एक आयरन के अंदर प्लेस करना चाहिए। देखो जो आयरन होता है वो प्रोड्यूस कर सकता है एक मैग्नेटिक स्क्रीनिंग, ठीक है, किसी भी इक्विपमेंट के लिए एज लाइंस ऑफ, मतलब मैग्नेटिक फोर्स की लाइन के तौर पे, जो कि आयरन के इंक्लूजन के बाद उसमें एंटर कर ही नहीं सकती। थोड़ा सा एक्स्ट्रा
और बता देती हूँ इसमें, जब दो मैग्नेट जो है एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में रखे गए हों सच दैट कि उनके जो आइडेंटिकल पोल हैं वो सेम डायरेक्शन में है, उस दौरान जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है यानी एम एस इज इक्वल टू किसके होता है, M1 प्लस M2 के इक्वल होता है। एंड जब दो मैग्नेट जो है प्लेस्ड हो सच दैट कि जो नॉर्थ है वो साउथ की तरफ दूसरे के साउथ की तरफ फेस करे और वाइस वर्सा, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होगा, md इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ये होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बार मैग्नेट जो है ओसिलेट कर रहा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में टाइम पीरियड t के साथ, क्या होगा उसके उसके पीरियड ऑफ मोशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इसके मास को क्वाड्रप्ल्ड का मतलब होता है कि 4 गुना अगर उसके मास को इंक्रीज कर दे तो उसके पीरियड ऑफ मोशन में क्या असर दिखेगा। तो रिमोशन रिमेन सिंपल हार्मोनिक विद न्यू पीरियड, नहीं ये तो हाफ हो गया, टू डबल हो जाएगा। अगर देखो मास 4 गुना ज्यादा हुआ है तो पीरियड ऑफ मोशन 2 गुना, मतलब कि 2 गुना उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, वो बढ़ जाएगा। देखो बेसिकली जो टाइम पीरियड होता है बार मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड में गिवन बाय उसका क्या फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू 2π√I/mb, ये फॉर्मूला होता है राइट। यहाँ पे I क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मूवमेंट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। एम यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल एम आपको पता ही होगा, ये मूवमेंट ऑफ मैग्नेट होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो जो टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट आई के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट एम के। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सेकंड आएगा। टी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी क्योंकि मास अगर 4 गुना बढ़ा है जैसा कि मैंने बताया था, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। इसी के साथ हमारे सारे PYQ जो है फिनिश हो गए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ भी आए होंगे। ठीक है, और छोटा ही चैप्टर है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, ज़्यादातर चीज़ें फॉर्मूले वगैरह अच्छे से याद रखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।